हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मोल अवधारणा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक से इस टॉपिक से हम पदार्थों की मात्रा के बारे में, पदार्थों की सांद्रता के बारे में और बहुत सारी चीज़ें इससे सीखते रहते हैं, है ना। तो पहला हमारा है मोल किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा कहो कि किसी पदार्थ की मोल किसको कहते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में Na कण विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। या हम कहें कि Na का मान जो होता है इसे हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या, इसका जो मान होता है वो होता है 6.023 गुणा 10⁻23 कण। यहाँ कण से क्या मतलब है, यहाँ कण से मतलब है वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो प्रोटॉन हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, वो परमाणु हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, या फिर वो अणु हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इन सभी को यहाँ कण कहा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि कुछ कण दे दिया जाए कि इतने कणों के अंदर, आपसे कह दिया जाए कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं के अंदर कितने मोल होंगे, तो आप कहोगे कि 1 मोल होगा। ठीक है। तो अगर आयन भी दिया है तो उसका 1 मोल होगा। या हम सीधा सीधा कहें कि 1 मोल पदार्थ के अंदर Na कण विद्यमान होते हैं, इसे हम सीधा सीधा मोल कह देते हैं। अब देखिए, मोल के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं। मोल अगर हम ठोस पदार्थों के लिए निकाल रहे हैं तो भार बटा अणुभार, और ये भार होना चाहिए ग्राम में। भार बटा अणुभार को हम क्या कह देते हैं, मोल कह देते हैं। दूसरा, अगर कोई गैस है, गैस के लिए हम मोल निकालते हैं तो गैस के लिए लिखेंगे दिया गया आयतन, दिया गया आयतन किसमें, लीटर में, बटे में 22.4 लीटर। ठीक है। ये गैस के मोलों की संख्या है। और कणों के लिए, कणों के मोल, कण यानी कि अभी बताया है, कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, आयन या अणु, इनमें से कुछ भी हो सकता है। कणों के मोल बराबर क्या होती है, कणों की संख्या, दी गई कणों की संख्या बटे में Na, यानी कि आवोगाद्रो संख्या। अब देखिए इसको हम कैसे रिलेट करते हैं। हमारे पास ये हमारे पास मोल है। ठीक है। मोल से हम 3 फॉर्मूला डेराइव करते हैं। मोल से हम क्या कर रहे हैं, 3 फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। पहला है कि अगर हम 1 मोल को गुणा कर दें, किससे, मोल को गुणा कर दें अणुभार से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का भार आ जाता है। और भार में अगर भाग दे दें अणुभार का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल। ठीक है। इसी तरीके से अगर मोल में 22.4 लीटर से 22.4 लीटर से गुणा कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आएगा गैस का आयतन, गैस का आयतन। और अगर हमें गैस का आयतन दिया है और उसको भाग दे देते हैं अगर 22.4 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस गैस के मोल आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मोल को हम Na से गुणा कर दें तो हमारे पास आती है कणों की संख्या। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये रिवर्सिबल है ना, दोनों तरफ से, अगर यहाँ Na से भाग दे दें, किसकी, कणों की संख्या को भाग दे दें Na से, तो हमारे पास संख्या आती है मोलों की। उस पदार्थ के मोल कितने हो जाएंगे।
चलिए हम इस पर एक आध उदाहरण करते हैं। उदाहरण हमारे पास है, मान लेते हैं कि ये प्रश्न है हमारा कि 0.9 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मोलों की संख्या क्या होगी? तो हमारे को क्या दिया गया है? जल का भार दे रखा है। जल का भार क्या दे रखा है? 0.9 ग्राम। और हम जानते हैं जल का अणुभार निकालना जानते हैं। जल का अणुभार हम निकालना जानते हैं। कितना होता है जल का अणुभार? H2O, ठीक है। H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम। भार बटे अणुभार कर दो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोल बराबर 0.9 बटा में 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 को दशमलव हटाया ऊपर से, तो 9 बटा 180 हो जाएगा। कहने का मतलब है 9 दूने 18, तो 1 बटे 20, 1 बटे 20 मोल। या फिर आप इसको क्या करोगे, आगे हल कर सकते हो। ऊपर 2 जीरो लगा दो, नीचे 20 है, 2 जीरो लगाया तो 1 जीरो के लिए दशमलव लग गया और 1 जीरो के लिए यहाँ जीरो लग गया। 20 पांजे 100, ये हो गए 0.05 मोल। किसके अंदर? 0.9 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0.05 मोल आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 कि 54 ग्राम N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या पूछ रहा है, अणुओं की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। हम जानते हैं N2O5 का अणुभार, अणुभार निकालना जानते हैं, तो अणुभार निकाल लेते हैं पहले। कितना है? N2O5 में अणुभार है 14 दूने 28 प्लस 5 इंटू 16, 16 पंजे 80, तो 28 प्लस 80 बराबर 108। ये हुआ N2O5 का अणुभार। अब देखिए हमारे को दिया हुआ है कि N2O5 के अणुभार में कितने अणु होंगे, तो हम जानते हैं कि 108 ग्राम N2O5 में 108 ग्राम N2O5 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर? Na के बराबर, ठीक है। ये इसके अणुभार के अंदर टोटल जो कण है वो कितने होंगे? Na होंगे। अब हमें पूछा है 54 ग्राम में, किसमें पूछा है? 54 ग्राम में। तो 54 ग्राम में कितना हो जाएगा? 54 ग्राम में N2O5 के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? कैसे निकालेंगे कि Na बटा में, ये वैसा ही है, Na बटा में 108 गुणा में 54, ठीक है। ये वैसा ही है कि 10 ग्राम के अंदर इतना होता है तो 5 ग्राम में कितना होगा, ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चन है ये। तो Na का मान रख दो 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे में 108 इंटू में 54। अब 54 दूने कितने होते हैं? 108 होते हैं, ठीक है। तो इसके मोल आ जाएंगे, इसके कणों की संख्या, अणुओं की संख्या आ जाएगी Na/2। कितनी आ जाएगी? Na/2, या फिर आप लिखोगे 3.01 गुणा 10 की घात 23 अणु। ये N2O5 के अणुओं की संख्या। इस तरीके से हम मोलों को, कणों की संख्या को, अणु भार को या फिर भार को रिलेट कर सकते हैं, गैस के आयतन को रिलेट कर सकते हैं मोल के साथ में, ठीक है। अभी हम आगे सीखेंगे कि किसी भी पदार्थ की सांद्रता को क्या कहते हैं और सांद्रता के अंदर कौन कौन सी सांद्रताएं लेते हैं, ठोसों के लिए, द्रव के लिए और गैस के लिए कौन सी सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। वो सब डिपेंड करता है मोल के आधार पर। आपको हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मोल जो होता है वो Na कणों की संख्या को व्यक्त करता है या भार बटा अणुभार को व्यक्त करता है, या दिए गए आयतन, गैस के लिए किसको बताता है? दिए गए आयतन बटे में
22.4 लीटर को हम मोल कहते हैं। सिंपल सा, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा अपने को ध्यान में नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। धन्यवाद।